यस सर। हाँ सर। ठीक है। ओके, थोड़ा एक सेकंड लाइन पे रहो, एक सेकंड लाइन पे रहो। हाँ ठीक है, बोलो भाई। सर पिछला क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 44 बता दीजिए। पिछले क्लास का क्वेश्चन नंबर 44। 44, एक सेकंड। और अगर तुम लोगों को डाउट रहता है तो डाउट पूछ लिया करो। एक और भी चीज़ है, जैसे कल हम बात भी कर रहे थे सुधांशु से। अ, एक तो तुम लोग थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बढ़ाओ भाई। जिन लोगों का स्कूल है स्पेशली तुम लोग एक्स्ट्रा मेहनत करना शुरू करो। जैसे सैकत हो गया, चंदन हो गया, इन लोग थोड़ा ध्यान रखो। तुम लोग का स्कूल जो है जैसे ही लॉकडाउन के बाद शुरू होगा तो तुम लोग का एक तो सैटरडे वर्किंग होगा पहला चीज़, और दूसरा तुम लोगों का जो ये क्या बोलते हैं जो वर्किंग आवर है स्कूल का, जैसे 8 घंटे का स्कूल है ना या 7 घंटे का स्कूल, तो 1 घंटा एक्सटेंड होगा। तो जिन लोगों का 7 घंटे का स्कूल है उनका 8 घंटे का स्कूल होगा, जिनका 8 घंटे का स्कूल है उनका 9 घंटे का स्कूल होगा। तो हम लोग का तो तो जनरली अगर 6 घंटे है सर, हम क्या, लोग का तो जनरली 6 साढ़े 6 घंटे है। तो 7 घंटे मान के चलो। जो बोल रहे हो उसको ढंग से सुना करो कि जितना टाइम है उससे 1 घंटा एक्सटेंड होगा। तो एक तो तुम्हारा वर्किंग आवर 1 घंटा एक्सटेंड होगा पहला चीज़, और दूसरा सैटरडे वर्किंग होगा ही होगा। तो तुम्हारे पास जो बोलते हैं ना रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा सर, क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं मिल रहा सर, ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है लॉकडाउन के बाद। तो बाद में रोना मत, सिर मत पकड़ना कि सर टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तुम लोग को 1 महीना छुट्टी मिला था अप्रैल में, तुम लोग प्रॉपरली वेस्ट किया उसको। अगर तुम लोग का टेस्ट ले ले क्लास 11th का, किसी से कुछ नहीं बनेगा। तुम लोग का डाउट सेशन बनाया है, एक भी किसी का सिंगल डाउट नहीं आता है। मतलब पता नहीं तुम लोग करता क्या घर पे खाली बैठे हुए, एग्जैक्टली क्या कर रहा है नहीं समझ में आता है। तो तुम लोग ना डाउट पूछता है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, तो ऐसे जैसे ही सेशन खुलेगा ना तुम्हारी हालत ख़राब होने वाली है। क्योंकि अभी से क्लासेस शुरू होंगी और तुम लोग का हाफ ईयरली तक लगातार क्लास होगा। कोई इस बार दिवाली दशहरा का छुट्टी नहीं मिलने वाला किसी को स्कूल वगैरह में भी, सब लोग वर्किंग करेंगे। तो तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। फिर हम लोग को मत बोलना कि सर रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा और ये प्रॉब्लम हो रहा वो प्रॉब्लम हो रहा है, ये हमको नहीं मालूम। दूसरा, क्योंकि तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम, एम्स का एग्ज़ाम, जिपमर का एग्ज़ाम मर्ज हो चुका है, तो डेफिनेटली जनवरी में नीट का एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखो और रिवीजन करो 1 महीने का, अगर तुम्हारे पास गैप मिला है तो। ये लॉकडाउन अभी भी एक्सटेंड होगा। अभी तो 17 जून तक नॉर्मल लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है, मतलब स्कूल कॉलेजेस अभी भी बंद रहेंगे एटलीस्ट 1 जून तक। मतलब जून से पहले तो कुछ नहीं शुरू होने वाला। तो अगर स्कूल नहीं शुरू हो रहा है तो 1 महीने में जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है करना शुरू कर दो। अगर नहीं करेंगे तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। बाद में फिर हम लोग को मत बोलना कि सर रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा। हम लोग भी ज़्यादा कुछ कंसिडर नहीं करेंगे तुम लोगों को। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करो। डाउट सेशन में तुम लोगों के पूरे ग्रुप से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आता है डाउट सेशन में। ये शो करता है कि तुम लोग कितना पढ़ाई कर रहा है सीरियस होके। किसी को डाउट ही नहीं आएगा पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो। तुम लोग से कुछ भी सवाल पूछो उस चीज़ का जवाब नहीं मिलता है तुम लोगों को। ऐसे ही इंजीनियरिंग वालों पे ध्यान नहीं देते हम लोग। वो लोग मेहनत करते हैं, रोज डाउट पूछते हैं, रोज डाउट सेशन में उन लोग का डाउट आते रहता है, रोज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रोज सारा होमवर्क कंप्लीट करके आते हैं। जब तुम लोग फॉर्म भी भरना था ऑनलाइन क्लासेस को लेके, तो तुम लोग का फॉर्म में 1 वीक लगा था। वो लोग एक ही दिन के अंदर फॉर्म भर दिया। बिल्कुल आलसी। मतलब तुम्हारे ग्रुप में 3-4 लोग हैं बस रेगुलरली होमवर्क सॉल्व करते हैं, बाकी लोगों को तो मतलब ही नहीं है। एक तो फुर्सत मिल गया है, छुट्टी भी मिल गया, तो अब तो देखने वाला भी कोई नहीं है। होमवर्क करना है नहीं करना है, भगवान भरोसे चल रहा है सब कुछ। फेल करेंगे 12th क्लास में भाई। अब नाइन इससे ज़्यादा तो 10th क्लास में मेहनत करता होगा तुम लोग। पता नहीं कहाँ से मेडिकल का तैयारी करने का सोच लिया तुम लोग। तो ध्यान रखना, लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हुआ ना तो तुम्हारी हालत ख़राब होने वाली है। हम लोग का तो वैसे ही चलेगा, मेरा क्लास तो वैसे भी मंडे से संडे चलता, तो अभी भी चलेगा। तुम लोगों को कोई रियायत नहीं मिलने वाला है। तुम लोग की हालत ख़राब हो जाएगी लॉकडाउन के बाद। जो आदत है ना थोड़ा बहुत भी, चलो सैटरडे संडे कभी कभी छुट्टी मिल जाता था, वो तो ख़त्म है ही। और 1 घंटा क्लास भी स्कूल का एक्सटेंड होगा, तो देख लो कि कैसे मैनेज करेगा तुम लोग उस चीज़ को। हाँ भाई आशुतोष बताओ क्या डाउट था। क्वेश्चन नंबर 44 सर। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 में साइड में सॉल्यूशन लिखा हुआ, देख के समझ में आ जाएगा। नहीं 44 का नहीं लिखे हैं सर। अरे इधर साइड में लिखा हुआ है शायद से, चलो ठीक है एक्सप्लेन कर रहे हैं। 43 का है। अच्छा ओके, चलो ध्यान दो। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट हैविंग अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 90 आर टू बी डिजॉल्व्ड इन 97.5 ग्राम वाटर इन ऑर्डर टू डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाई 25%, सॉरी 2.5%। तो जैसे सवाल का मतलब समझा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को एक बार ट्राई करके देखना खुद से, ठीक है।
सवाल में बोला है कि अगर हम लोग 97.5 ग्राम वाटर में अगर 90 ग्राम सॉल्यूट डालें, ठीक है, तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 2.5% से घट गया। तो उसमें ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे मान लो पी नॉट ए 100 होता, एजम्पशन लेके चलते हैं, ये तुम लोग को बचपन से बोलते आ रहे हैं, मतलब मोल कंसेप्ट से बोलते आ रहे हैं कि जब भी परसेंटेज का सवाल दे तो 100 मान लो। तो वाटर का अगर वेपर प्रेशर 100 है और सवाल बोला है कि 2.5% से वेपर प्रेशर घट गया, तो अगर 100 का 2.5% निकाले कितना हो जाएगा? यहाँ पे नालायक आदमी, इसीलिए बोला था ना तुम लोग 100 माना करो कि 2.5% 2.5 ही हो जाएगा। बताया कि नहीं बताया ऐसा? तो 100 के केस में 2.5% 2.5 के बराबर ही हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग का वाटर का वाटर का वेपर प्रेशर 100 है और हम लोग का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 2.5 से घट गया, तो वेपर प्रेशर बन कितना जाएगा? 98 कितना? 97.5। 97.5। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे, इसको हाईलाइट कर रहे हैं, 97.5 दिख रहा है, यस सर। तो 97.5 इसीलिए दे रखा है। समझ आया? यस सर। अब एक बार ट्राई करके देखना इस सवाल को, ठीक है? नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास से फिर से पूछ लेगा, ठीक है? यस सर। इस चीज़ को नोट करना है तो कर ले कहीं कॉपी में और ट्राई करके देखना। और कोई डाउट है? नहीं सर, बाकी हो गया। ओके, हाँ भाई, और कोई डाउट है किसी को, किसी क्वेश्चन में? चलो भाई, तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसी क्लास से अब तुम लोगों को नोट्स में जो स्लाइड है ना, उस स्लाइड के फॉर्मेट में नहीं पढ़ाएंगे, तुम लोग को लिख लिख के ही सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है? तो लिख लिख के पढ़ाने का मतलब जैसे एक लेक्चर होगा अभी तो समझ में आ जाएगा, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे तुम लोग क्लासरूम में बोर्ड पे लिख के पढ़ाते हैं ना, एग्जैक्टली उसी टाइप से पढ़ाई चलेगा। अपना नोट्स कॉपी निकाल के रखो और छापते जाना, जो जो चीज़ बोलेंगे नोट करने के लिए उसको नोट करते जाना, जो समझा रहे होंगे उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं, जैसे क्लासरूम में करते हैं, ठीक है? चलो अभी ध्यान दो। जैसे लास्ट क्लास तक में हम लोग ये कंसिडरेशन लेके चले थे कि हम लोग का ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले पार्ट में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, जिसमें से एक को हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, और वहाँ पे एक और टर्म मेंशन किया था, चौथा पार्ट जो हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कंसिडर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है? तो जैसे ये टर्म मेंशन किया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑस्मोसिस एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ऑस्मोसिस सिंपली एक प्रोसेस है, एक फिनोमिनन है। ऑस्मोटिक प्रेशर उससे एसोसिएटेड एक छोटा सा टर्म है। हो सकता है माइक्रोफोन ऑफ रखो क्लास के टाइम, ठीक है? तो जैसे मान लो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का डिस्कशन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके डिस्कशन से पहले हम लोग ऑस्मोसिस वाले प्रोसेस को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करते चले जाएंगे। तो एक बार हम लोग आते हैं उस प्रोसेस पे कि ऑस्मोसिस क्या होता है, तो जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। हाँ भाई रिया बताओ, ऑस्मोसिस क्या होता है? सर ऑस्मोसिस प्रोसेस है लिक्विड का हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करने का। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करने का, मूव करने का यस सर। क्या मूव करने का? सर लिक्विड। लिक्विड, अच्छा। हायर से लोअर या फिर लोअर से हायर? हायर से लोअर। पक्का हायर से लोअर? यस सर। अच्छा, और लिक्विड मूव करता है कि सॉल्वेंट मूव करता है कि सॉल्यूट मूव करता है कि सॉल्यूशन मूव करता है? बताओ भाई। सर सोल्यूशन। सॉल्यूशन मूव करता है कि सॉल्यूट मूव करता है कि सॉल्वेंट मूव करता है? सर सोल्यूशन। सॉल्यूशन मूव करता है, अच्छा। हाँ भाई यश, यश आवाज़ आ रहा है?
बोल भैया जल्दी, आवाज आ रहा है? सर सॉल्वेंट पास करता है सर सेमी अरे रुक जा, तेरा नाम यश है क्या? हेलो। हाँ भाई यश बोलो, आवाज आ रहा है? यस सर। हाँ भाई बताओ क्या होता है ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस सर लो प्रेशर कंसंट्रेशन से हायर प्रेशर कंसंट्रेशन की तरफ जो लिक्विड जाता है। अच्छा गूगल करके बोला। हाँ भाई मुस्कान बताओ ऑस्मोसिस क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। क्या हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन क्या? सॉल्वेंट पास करते सीमित परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अच्छा रिया हाथ खड़ा करे, कुछ बोलना है क्या? ये सर गलती हो गया। क्या क्या गलती हो गई बताओ। सॉरी सर। अरे बोल तो क्या गलती हो, उसको करेक्ट करना, इतना सॉरी सा क्या? सर सॉल्वेंट पास करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। गूगल करके बोल रही है अब तो पक्का। सर कुछ भी गूगल नहीं किया हुआ है। कितना एग्जैक्टली बोलना शुरू कर दी, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वर्ड भी डाल दी, हायर से लोअर भी चली गई। सर हायर टू लोअर चलो। तो बोले ही थे। हायर टू लोअर गलत है, लोअर टू हायर होता है। चलो ध्यान दो, हाँ बाकी लोग ध्यान दो। एक तो ऑस्मोसिस का बेसिक मतलब सुन रखा होगा, ठीक है? उसमें कुछ कुछ टर्म्स एकदम प्रिसाइजली ध्यान रखना है। पहला तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्यूशन नहीं होता, केवल सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट भी नहीं होता, ठीक है? तो पहला पार्ट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। दूसरा, जब भी कभी हम लोग ऑस्मोसिस की बात करेंगे तो उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वर्ड यूज़ करना ही करना है। अगर ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे तो भी डेफिनेशन थोड़ा गलत ही कंसिडर करना चाहिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम लिख दो तो भी काम हो जाएगा। फिर उसके बाद फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, इस चीज़ को कंसिडर करते हुए काम करना है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। छाप लो डेफिनेशन। चलो भाई ध्यान दो। जैसे हो सकता है शायद बायो में तुम लोगों ने सुना होगा इस चीज़ को, ये ऑस्मोसिस के टाइम पे सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है? लेकिन उसमें एक कंसिडरेशन ये होता है कि हम लोग जब केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बाई सॉल्वेंट वाला पार्ट लेके चलते हैं। अब सॉल्वेंट वाला पार्ट जब मोलैरिटी बोलेंगे तो मास ले लेंगे, अगर मोलैरिटी बोलेंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे, मतलब नीचे सॉल्वेंट या सॉल्यूशन वाला टाइप का कुछ चीज़ होना चाहिए। बट हम लोग जब भी कभी कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करते हैं तो हमेशा हम लोग सॉल्यूट के टर्म में बात करते हैं, हम लोग सॉल्वेंट के टर्म में बात नहीं करते। तो लॉजिकली खुद से सोचो, जैसे मान लो कि अपने पास एक ऐसा बॉक्स दे रखा और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दे रखा है, ठीक है? तो अगर अपने पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दे रखा होगा और हम लोग के एक साइड मान लेते हैं सॉल्वेंट है और दूसरे साइड मान लेते हैं सॉल्यूशन है, ठीक है? तो हम लोग जब कंसंट्रेशन के टर्म में बात करते हैं तो मतलब केवल सॉल्यूट के टर्म में बात करते हैं। जिधर सॉल्यूट ज़्यादा उधर कंसंट्रेशन ज़्यादा, ठीक है? तो ऐसा भी तो बोल सकते थे कि जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा उधर सॉल्यूट ज़्यादा, मतलब उधर सॉल्वेंट कम। तो अगर सॉल्वेंट कम है तो इसका मतलब जिधर सॉल्वेंट कम है उधर से ज़्यादा की तरफ क्यों जाएगा? ऑब्वियस सी बात है ना भाई कि जिधर ज़्यादा सॉल्वेंट उधर से लोअर की तरफ जाएगा, मतलब जिधर ज़्यादा सॉल्वेंट का अमाउंट होगा उधर से लोअर सॉल्वेंट के अमाउंट की तरफ मूवमेंट होना चाहिए। तो हमेशा जिधर हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है कंसंट्रेशन वाइज, मतलब उस रेशियो वाइज,
जिधर हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है उधर से लोअर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की तरफ पार्टिकल मूव करते हैं। तो हम लोग जब कंसंट्रेशन वर्ड यूज़ करते हैं तो सॉल्यूट के टर्म में बात कर रहे हैं। हायर कंसंट्रेशन बोलेंगे मतलब ज़्यादा सॉल्यूट है, सॉल्यूट अगर ज़्यादा है तो सॉल्वेंट कम हो गया। जब हम लोग लोअर कंसंट्रेशन बोलेंगे मतलब कम सॉल्यूट है, अगर सॉल्यूट कम हो गया तो उस केस में हम लोग का सॉल्वेंट वाला पार्ट ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए लोअर कंसंट्रेशन मतलब हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से हायर कंसंट्रेशन मतलब लोअर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की तरफ हम लोग मूव कर रहे होते हैं। तो जैसे एक तरफ सॉल्वेंट है डायग्राम में और दूसरे साइड सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का मतलब कुछ तो सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्वेंट के साइड में तो कुछ नहीं है, सॉल्वेंट के साइड में केवल सॉल्वेंट है। तो इसका मतलब हम लोगों के पास लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के साइड लोअर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट के साइड होगा, उधर ज़ीरो कंसंट्रेशन है। सॉल्यूशन में कुछ भी कंसंट्रेशन हो 10⁻³ -4 बट एटलीस्ट ज़ीरो से तो हायर कंसंट्रेशन है। तो इसका मतलब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आराम से सॉल्वेंट के साइड से सॉल्यूशन के साइड मूव कर सकते हैं थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस चीज़ को हम लोग ऑस्मोसिस भी बोलते हैं। बायोलॉजी में जब ये डेफिनेशन होता है तो हमेशा वहाँ पे हायर कंसंट्रेशन का मतलब हायर अमाउंट ऑफ वाटर के टर्म में बात किया जाता है। वहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री का कंसंट्रेशन वर्ड वाले पार्ट के फॉर्म में काम नहीं कर रहे होते, केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन सॉल्यूट के हिसाब से बोल रहे होते हैं। तो इसके लिए इस चीज़ का ध्यान रखना, हम लोग हमेशा केमिस्ट्री में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन मतलब सॉल्वेंट उधर साइड ज़्यादा है। तो जिधर सॉल्वेंट ज़्यादा है उधर से लोअर सॉल्वेंट की तरफ आराम से मूव करना चाहिए। समझ में आया? हाँ भैया, समझ में आया? यस सर। थोड़ा गलत था? यस सर। चलो कोई नहीं। एक तो ये जैसे डायग्राम नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मेरे हिसाब से डायग्राम तो ध्यान होगा, बट 2-3 पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट, एक चीज़ खुद से सोच के बताओ, जैसे हम जो पूछेंगे अगर तुमको लगता है कि आंसर सही है तो अपना हाथ रेज कर देना केवल, ठीक है? मान लो जैसे शुरू में हम लोग के पास एक तरफ सॉल्वेंट है, दूसरे तरफ सॉल्यूशन है और बीच में एक पार्टीशन दे रखे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, बस एक पार्टीशन दे रखा, ठीक है? तो अगर हम लोग का एक पार्टीशन दे रखा होगा तो इधर ऑस्मोसिस होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो हाथ रेज करो। किसी को नहीं लगता ऑस्मोसिस होगा? बोल रहे हैं ऐसा कि हम लोग का एक कंटेनर है, ठीक है? कंटेनर में एक पार्टीशन दे रखा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, बस एक पार्टीशन दे दिया, ठीक है? मान लो लोहा का पार्टीशन दे दिया, एक तरफ सॉल्वेंट है और दूसरी तरफ सॉल्यूशन है, तो इधर ऑस्मोसिस होगा क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हुआ तो होगा, नहीं अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है तो ऑस्मोसिस नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब मान लो इसी डायग्राम में हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना देते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो जैसे पहले जब बिल्कुल सॉलिड पार्टीशन था तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था पार्टिकल्स का, कोई ऑस्मोसिस नहीं हो रहा था। जैसे ही हम लोग उस बिल्कुल जो फिक्स्ड पार्टीशन था उसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में कन्वर्ट किए तो उस केस में ऑस्मोसिस होना शुरू हो गया। तो जब ऑस्मोसिस होना शुरू हो गया तो ऑस्मोसिस तो अपने आप हो रहा है, हम लोग तो कुछ करा नहीं रहे, हम लोग केवल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाल दिए। तो अगर ऑस्मोसिस अपने आप हो रहा मतलब वाटर के पार्टिकल्स अपने आप से मूव कर रहे हैं, और अगर कभी भी कोई प्रोसेस अपने आप होता है तो इस चीज़ को हम लोग आराम से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हुए काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का ये जो प्रोसेस है ये स्पॉन्टेनियस नेचर का है, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट ध्यान रखना है, ऑस्मोसिस इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। पॉइंट नोट कर लो। सेकेंड पॉइंट, ऑस्मोसिस is an spontaneous process. Osmosis is an spontaneous process. नेक्स्ट पॉइंट नोट करो। चलो अभी ध्यान दो, जैसे अगर हम लोग ये कंसंट्रेशन लेके चल रहे हैं कि हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, तो उसमें एक और पॉइंट डिस्कशन का हम लोग बोल सकते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स तुम लोग को बताया तो नहीं है, बट उसी का एक पॉइंट है छोटा सा, थोड़ा ध्यान रखना। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं, ठीक है? और एंट्रोपी का बेसिक मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस से रिलेट किया जाता है। डिग्री ऑफ रैंडमनेस से रिलेट करने का मतलब कुछ ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, जिस साइड में
डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज़्यादा होगा, या जिस साइड में रैंडमनेस ज़्यादा होगा या फिर डिसऑर्डरनेस ज़्यादा होगा। जैसे मान लो कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सब लोग घर में बंद है, ठीक है। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो सब लोग बाहर खेलना कूदना शुरू कर देंगे। तो पहले हम लोग एक जगह बंधे हुए थे, मतलब बिल्कुल फिक्स्ड स्ट्रक्चर में है, तो ज़्यादा रैंडमली काम नहीं कर पा रहे। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो रैंडमली इधर उधर भागना शुरू करेंगे, मतलब रैंडमनेस बढ़ गया अपना। तो जिधर रैंडमनेस ज़्यादा होगा उस साइड एंट्रोपी भी हायर होगा। तो ये जो एंट्रोपी टर्म है, जब हम लोग थर्मोडायनामिक्स डिस्कस करेंगे तो आएंगे वहाँ पे आराम से। ये जो एंट्रोपी टर्म है उसमें ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, जिस साइड का डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज़्यादा है या जिस साइड का डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है उधर का एंट्रोपी हायर होगा। तो जब भी हायर एंट्रोपी मतलब ज़्यादा रैंडमनेस, लोअर एंट्रोपी मतलब लोअर रैंडमनेस। एक तो ये टर्म। दूसरा, हमेशा कोई भी प्रोसेस जब होता है तो उस प्रोसेस के टाइम पे एंट्रोपी वाला पार्ट इंक्रीज करता है यूनिवर्स का। जब कोई भी प्रोसेस हो, अगर अपने आप हो रहा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसके टाइम पे यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करता है। इस एक पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना। तो जैसे मान लो ऑस्मोसिस के बारे में बोला कि ऑस्मोसिस वाला पार्ट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर ऑस्मोसिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसका मतलब ऑस्मोसिस के टाइम पे एंट्रोपी इंक्रीज करेगा ही करेगा यूनिवर्स का। अगर एंट्रोपी इंक्रीज करेगा तो क्यों इंक्रीज कर रहा है भाई? तो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन के तरफ जा रहे हैं, मतलब सॉल्वेंट के यहाँ के पार्टिकल्स दूसरे साइड जा रहे हैं। तो कोई भी सब्सटेंस अपने हायर एंट्रोपी में रहना चाहता है, कोई भी ऐसे आराम से नहीं बैठे रहना चाहता है। तुमको भी अगर बोलेंगे कि छुट्टी हो गया भाई, मतलब लॉकडाउन हो गया, तो फटाफट भागेंगे खेलने के लिए। मतलब तुम्हारे अंदर भी ये टेंडेंसी है कि हमेशा हम लोग ज़्यादा रैंडम चीज़ों के स्ट्रक्चर में रहे। तो कोई भी सब्सटेंस हमेशा हायर एंट्रोपी की तरफ जाना चाहता है ताकि ज़्यादा उसको स्टेबिलिटी मिले। तो अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल अपने तरफ से उठ के सॉल्यूशन के साइड जा रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ज़्यादा एंट्रोपी मिल रहा होगा। फिर से इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, जब भी कभी एक सब्सटेंस एग्जिस्ट करेगा तो उसके अंदर हमेशा एक टेंडेंसी होगी हायर एंट्रोपी में जाने की। हायर एंट्रोपी में जाएगा तो उसको ज़्यादा स्टेबल सिस्टम मिल रहा होता है। तो कभी भी अगर ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ मूव किए तो ये मूवमेंट तभी होता जब सॉल्वेंट के पार्टिकल को हायर एंट्रोपी मिल रहा होता। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ सॉल्यूशन इज़ हायर देन एंट्रोपी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब एक प्योर सॉल्वेंट का एंट्रोपी कम होता है एज़ कम्पेयर टू एक सॉल्यूशन। इस एक पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखना है, इसको स्टार मार्क करके अपने कॉपी में नोट करके रखो। सीधा पॉइंट अगर पूछेगा तो यही पॉइंट पूछेगा, सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट में ज़्यादा एंट्रोपी किसका होता है। नोट कर लो इस चीज़ को। एक तो ये चीज़ नोट करो और उसके नीचे नोट कर लेना, ऑस्मोसिस इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऑस्मोसिस इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा एस ऑस्मोसिस ग्रेटर देन 0 आराम से कंसिडर कर सकते हो। तो उसी में आगे मेंशन कर लेना, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा एस हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है और डेल्टा जी हमेशा लेस देन 0 होता है। तो अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसका मतलब डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा जी हमेशा लेस देन 0 होगा। ये डायरेक्टली बोल सकते हैं हम लोग। ये 2-3 थियोरेटिकल पॉइंट्स थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना है। अगर यहाँ तक का पार्ट नोट कर लिया तो तुम लोगों से डेल्टा जी क्या, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी का चेंज। डेल्टा जी वाले पार्ट का मतलब चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। अभी के लिए फैक्ट याद रखो, इस चीज़ को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। गिव्स फ्री एनर्जी। और एक सवाल का हम जवाब पूछ रहे हैं, ठीक है, जिसका और हर एक आदमी को जवाब देना है, ठीक है। और उसके 3 ऑप्शंस होंगे। जैसे मान लो अगर ऐसा दिया, एक सिस्टम है जिसके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। दूसरा, इसमें ऐसा हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि हाँ ठीक है, मान लो ऐसा दे रखा CuNO3 होल ट्वाइस
और क्या ले चलो ठीक है, Na2SO4, ठीक है। और एक साइड में कंसंट्रेशन वाला पार्ट 5 मोलर है और राइट साइड में कंसंट्रेशन वाला पार्ट 1 मोलर है। तो सवाल ये है, ब्लू कलर फॉर्मेशन will take place in पहला पार्ट साइड A, सेकंड पार्ट साइड B, थर्ड पार्ट बोथ साइड, फोर्थ पार्ट नो ब्लू कलर फॉर्मेशन। मतलब एक सवाल दिया है, एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से दो चैम्बर को सेपरेट कर दिए, एक तरफ कॉपर नाइट्रेट है, दूसरी तरफ सोडियम सल्फेट है, और सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के एक साइड को A बोल दिया, दूसरी साइड को B बोल दिया। पूछा है सवाल, ब्लू कलर फॉर्मेशन विल टेक प्लेस इन विच साइड, ठीक है, साइड A, साइड B, दोनों साइड या किसी भी साइड नहीं। तो पहले तो सवाल को मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ब्लू कलर फॉर्मेशन कैसे होगा। तो शायद तुम लोगों को याद होगा, बचपन में सुना होगा, कॉपर सल्फेट वाले पार्ट को हम लोग ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका कलर ब्लू होता है। कॉपर सल्फेट .5H2O को हम लोग ब्लू विट्रल भी बोलते हैं, याद होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा। तो जिस साइड CuSO4 बनेगा उस साइड ब्लू कलर मिलेगा। अब जिससे जिससे पूछते जाएंगे वो अपना जवाब सोच के देगा, ठीक है। पहले सोच लो ढंग से एक बार, उसके बाद बात करते हैं। कैसे रहेगा इन्वर्टर? अच्छा नीचे लगा हुआ है। कसना पड़ेगा ना। हाँ भाई, स्क्रीन पे दिख रहा है सबसे पहले सैकत अपना माइक्रोफोन पहले से ऑन कर रखा है। बताओ भाई किधर बनेगा? साइड ए में। क्या? साइड ए। साइड ए, सैकत को बोलना है साइड ए। चलो ठीक है भाई। तो उसके बाद अंकुर विशाल भी अपना माइक्रोफोन ऑन कर ले। बताओ भाई अंकुर। तो साइड ए होगा। साइड ए होगा, ठीक है। यश राज बताइए। यश जल्दी बोल। साइड ए। पक्का? कैसे बताएगा तो? कैसे साइड ए? बोल ही नहीं रहा कैसे साइड है। सर किसी डेफिनेशन में। अच्छा डेफिनेशन में। कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। अरे तुमसे हम थोड़ा ना पूछे है भाई, तुमसे थोड़ा ना पूछे, गजब करता है तुम भी। हाँ भाई अंकुर बताओ। सर क्योंकि सर कंसंट्रेशन का। अरे नहीं आंसर नहीं एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए हमको, आंसर केवल चाहिए। अमृत बताओ भाई। अमृत। यस सर। कौन सा साइड? नो ब्लू कलर सर। नो ब्लू कलर। अच्छा नया आंसर आया भाई, नो ब्लू कलर। चलो तो इसका अंकुर अमृत वाला आंसर मार्क कर लेते हैं। हाँ चंदन। साइड ए सर। साइड ए। स्क्रीन पे दिख रहा है। तुषार बताओ भाई। सर नहीं, नो ब्लू कलर फॉर्मेशन होगा। इसमें दो लोग आ गए। अच्छा फिर उसके बाद मेरे को स्क्रीन पे दिख रहा है। अरे अपना माइक्रोफोन अलग से ऑन मत किया करो, स्क्रीन पे ऊपर दिखने के लिए नालायक लोग। आदित्य गौतम बताओ भाई। साइड ए होगा सर। साइड ए होगा। उसके बाद नीचे आशुतोष बताओ भाई। क्या? साइड ए पियानो बजा रहा है तेरा? ओके ठीक है। अब उसके नीचे मृणाल। नहीं मृणाल से पहले कल्पना दिख रही है। कल्पना बताओ भाई। साइड ए। साइड ए। मृणाल मंडल बताइए जल्दी। साइड बी। साइड। अच्छा अरे नया आंसर आया, साइड बी। एक सेकंड रुक जाओ, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब उसके नीचे दिख रहा है ये मुस्कान। बताइए मुस्कान। साइड ए। साइड ए। उसके नीचे रिया। सर साइड ए। साइड ए। उसके नीचे सुधांशु। ए। उसके नीचे तुषार तो हो गया, यशराज भी हो गया। अबे नालायक लोग, चपंडुक लोग। साइड ए क्यों होगा? सवाल में कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन तो तब होगा जब Cu2 प्लस SO4 2- के साथ कंबाइन करेगा, लेकिन कभी भी सॉल्यूट का पार्टिकल मूव नहीं करता है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, हमेशा सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं। तो सॉल्वेंट लेफ्ट साइड में भी वाटर है, राइट साइड में भी वाटर है। सॉल्वेंट अगर मूव भी कर गया
तो ना Cu2 प्लस मूव करेगा ना SO4 माइनस मूव करेगा, दोनों आपस में कंबाइन कैसे करेंगे, ब्लू कलर कैसे बनाएंगे? गधे लोग। बस 2 लोग आंसर दे पाया। अमृत बढ़िया है भाई, तुमको पार्टी देंगे इसी बात पर। तुषार का भी आंसर आया था ना? हाँ सर। चलो बढ़िया, तुम दोनों को इस बात पे पार्टी दिया जाएगा। अच्छा सवाल था ये। चलो समझ में आया ऑस्मोसिस तुम लोगों को? ये तो बेसिक ऑस्मोसिस है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हमको भी मालूम था कि सब लोग इस सवाल में गलती करते हैं मोस्टली, तो हम लोग थोड़ा और इसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। जैसे कुछ कुछ टर्म्स है जो हम लोग को डिस्कशन में पुट करना होता है, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस ट्रेन चला के बैठा रहता है। ऑस्मोसिस कब कब होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आराम से मेंशन करेंगे अभी धीरे धीरे करके। तो उसमें सबसे पहला टर्म जो हम लोग को डिस्कशन करना होता है वो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर ही कंसिडर करते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जिसको हम लोग पाई से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जैसे इसका एक छोटा सा कंसिडरेशन है, ये डायग्राम थोड़ा ध्यान रखने लायक होता है, इसको ध्यान रखना। मान लो जैसे ऐसा है कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दे रखा, ठीक है, SPM, और एक साइड में सॉल्वेंट है और दूसरे साइड में हम लोग के पास सॉल्यूशन दे रखा। तो एक चीज़ तो मालूम पड़ गया अभी तक कि हम लोग का जो सॉल्वेंट का पार्टिकल है वो सॉल्यूशन के साइड मूव करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट के साइड में कंसंट्रेशन लोअर है, सॉल्यूशन के साइड में कंसंट्रेशन हायर है। तो बेसिकली लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव कर रहा। तो जैसे अभी जो सवाल पूछे थे हम कि मान लो हम लोग यहाँ पे एक पार्टीशन डाल रखे हैं, नॉट अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, केवल एक पार्टीशन डाल रखे हैं। तो जब पार्टीशन था तो पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे थे, ठीक है, पार्टिकल्स रुके हुए हैं। जैसे ही इसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कन्वर्ट किए तो पार्टिकल मूव करना शुरू कर दिए। तो जो हम लोग फिजिक्स का बेसिक लॉ है, अ पार्टिकल एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ पार्टिकल इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो अगर पहले पार्टिकल्स रुके हुए थे और दूसरे केस में जैसे ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आया पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर दिए। तो मूव करने का बेसिक मतलब ये है कि डेफिनेटली जिस साइड को पार्टिकल मूव कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट से राइट पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। जब तक फोर्स नहीं लगेगा पार्टिकल खुद से मूव नहीं करते, ठीक है। अगर लेफ्ट से राइट में एक फोर्स लग रहा तो हम लोग वाटर के केस में नॉर्मली प्रेशर के टर्म में काम करते हैं। हम लोग वाटर के केस में या फ्लूइड के केस में हम लोग फोर्स के टर्म में काम नहीं करते। ये तुम लोगों को मालूम होगा, ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो जैसे एक चीज़ बोल सकते हैं, पार्टिकल जो लेफ्ट के साइड से राइट साइड में मूव कर रहा है या लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, इसको मूव कराने के लिए हम लोग का एक प्रेशर वर्क कर रहा होगा। ये जो प्रेशर एक्ट करता है या जो प्रेशर वर्क कर रहा है, इसी प्रेशर वाले पार्ट को हम लोग नॉर्मली ऑस्मोटिक प्रेशर बोला करते हैं। तो जैसे इसको इस तरीके से हम लोग लैंग्वेज में डाल सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, हम इसको लिख रहे हैं केवल अभी नीचे, अभी नोट मत करना। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये वर्ड शायद सुना होगा फिजिक्स में, हम लोग लिक्विड के केस में हाइड्रोस्टैटिक वर्ड यूज करते हैं। इज अ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड in the lower concentration side which drives osmosis। का मतलब जो सॉल्वेंट के पार्टिकल को लोअर कंसंट्रेशन से उठा के हायर कंसंट्रेशन की तरफ पुट कर रहा है। इस चीज़ को हम लोग, इस प्रेशर को हम लोग, इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकते हैं। ये तो एक तरीके का डेफिनेशन हो गया। लेकिन एक और भी चीज़ हो सकता है, जैसे मान लो कि हम लोगों के पास लेफ़्ट से राइट में एक फोर्स दिख रहा है, सबको मालूम पड़ रहा है कि लेफ़्ट से राइट साइड में एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो दूसरा डायग्राम है, इस दूसरे डायग्राम को भी हम उसी फॉर्म में रख देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा था। तो ऐसा कंसिडरेशन ले लेते हैं कि बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वाले पार्ट में एक साइड हम लोग का सॉल्वेंट दे रखा और दूसरे साइड हम लोग का सॉल्यूशन दे रखा। तो पार्टिकल जो है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के टाइप मूव कर रहे हैं, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर रहे हैं। मतलब हम लोग का जो प्रेशर है वो लेफ़्ट से राइट साइड में लग रहा है, ऐसा हम लोग बोलते हुए काम कर रहे हैं। तो जैसे मान लो कि अगर हम लोग सॉल्यूशन के साइड में एक प्रेशर अप्लाई कर दें, सॉल्यूशन के साइड में प्रेशर अप्लाई करने का मतलब है कि अगर हम लोग
यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना शुरू करें। तो जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन के साइड में या हायर कंसंट्रेशन वाले साइड में, तो प्रेशर नीचे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जैसे ही प्रेशर नीचे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर का ओरिजिनल डायरेक्शन था उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना शुरू करेगा। तो जैसे नॉर्मली होता क्या है कि मान लो जितना प्रेशर लेफ़्ट से राइट में लग रहा, अगर उतना ही प्रेशर राइट से लेफ़्ट लग जाता तो दोनों प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। अगर दोनों प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए मतलब नेट फोर्स ज़ीरो हो गया, नेट प्रेशर ज़ीरो हो गया। अगर नेट फोर्स ज़ीरो हो गया तो पार्टिकल पहले जैसा मूव नहीं कर सकता था, एग्जैक्टली वैसे ही पार्टिकल मूव करना बंद कर देगा। जब तक पार्टिकल पे फोर्स या प्रेशर वर्क नहीं करेगा या फिर अप्लाई नहीं होगा तब तक पार्टिकल मूव नहीं कर सकते। तो हम लोग नॉर्मली करते क्या है कि हम लोग को नहीं मालूम कि ऑस्मोसिस तो हो रहा है लेकिन कितने प्रेशर के साथ हो रहा है। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नॉर्मली जो हायर कंसंट्रेशन वाला साइड है उस साइड में एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, और जैसे ही वो एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ाना शुरू करते हैं तो सर्टेन टाइम के बाद जब हम लोग के ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब रेड वाला जो पी है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर का हम लोग का एक्सटर्नल प्रेशर हो जाता है तो ऑस्मोसिस रुक जाता है। तो हम लोग यहाँ से भी एक डेफिनेशन डिफाइन करना शुरू कर देते हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर पे ऑस्मोसिस रुक जाएगा उस एक्सटर्नल प्रेशर के वैल्यू को हम लोग आराम से ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं it is equal to the external pressure that must be applied on the higher concentration side in order to just stop osmosis। ये हम लोग का दूसरा डेफिनेशन होगा जो नीचे मेंशन कर रहे हैं। तो ऐसा लिख देते हैं, और it is equal to the P external या external pressure applied on the higher concentration side in order to just stop osmosis। मतलब हायर कंसंट्रेशन के साइड में हम लोग कितना एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें जो ऑस्मोसिस को जस्ट रोक देगा, मतलब अंदर के फोर्स को बाहर के फोर्स से बराबर करते रहें। तो हम लोग को वैल्यू मालूम पड़ जाएगा कि कितना अंदर का फोर्स लग रहा था इंटरनली, तो चलो ठीक है भाई यहाँ से ऑस्मोसिस रुक गया, मतलब यही अपना एक्सटर्नल प्रेशर या फिर यही अपना ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ये दोनों डेफिनेशन ध्यान रखना। एक डेफिनेशन जो सॉल्यूशन वाला साइड है उसमें पार्टिकल को मूव कराने के लिए सॉल्वेंट के साइड में कितना प्रेशर डेवलप हुआ खुद से, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोल दो। लेकिन जब मेजरमेंट की बात करेंगे तो हायर कंसंट्रेशन वाले साइड में हम लोग कितना प्रेशर अप्लाई करें ताकि हम लोग का ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है वो रुक जाए। ठीक है। हाँ भाई अंकुर, कोई डाउट है तो पूछो। यस सर, सर बोल रहे थे कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर आएंगे उस चीज़ पे, आएंगे उस चीज़ पे भी आएंगे। ठीक है, अभी के लिए ये चीज़ नोट करो। जस्ट उसके बाद इसके आगे हम लोग उसी चीज़ पे आएंगे। पूरा डायग्राम नोट कर लो ऑस्मोटिक प्रेशर का, दोनों डायग्राम, और इसके बाद नीचे का डेफिनेशन भी नोट कर लो। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर इसमें मूव करने के लिए फोर्स कौन लगा रहा है, समझ में नहीं आया। मूव करने के लिए कोई फोर्स, जैसे मान लो कि नेचर के अंदर भी फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। तो मान लो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक नेचुरल फोर्स है। नेचुरल फोर्स को हम लोग अलग से मेज़र नहीं करते हैं। नेचुरल फोर्स जो भी जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, मान लो कोई भी रिएक्शन हो रहा है, तो वो रिएक्शन कौन करा रहा है? कैटलिस्ट अपने आप हो रहा है। अपने आप हो रहा है। तो अपने आप क्यों हो रहा होगा? तो डेफिनेटली नेचर में जो एग्जिस्टिंग फोर्सेस हैं वो उन चीज़ों को करा रही होंगी, है ना। हम लोगों को जैसे मान लो जैसे 10th क्लास में पढ़ा था ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो उसमें हीट दे रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो हम लोग एक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को बनने से रोकने के लिए हम लोग उसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो जो भी प्रोसेसेस नेचर में अपने आप से होते हैं, स्पॉन्टेनियसली होते हैं। स्पॉन्टेनियस अलग चीज़ है, इंस्टेंटेनियस अलग चीज़ है। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से हो रहा है, अपने आप हो रहा है। तो जो भी प्रोसेस खुद से हो रहा है
उसके अपोजिशन में हम लोग एक फोर्स लगा के उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जो नेचुरल फोर्सेस हैं वो उस प्रोसेस को अपने आप कैरी आउट करते चले जा रहे हैं, वो अपने आप होते चला जा रहा है। तो यहाँ जो ऑस्मोसिस है वो खुद से हो रहा है, तो जो खुद से हो रहा होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा। तो जैसे जो है ना हायर एंट्रोपी की तरफ बढ़ने की टेंडेंसी, जब हम लोग लोअर एंट्रोपी से हायर एंट्रोपी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये जो बढ़ने की टेंडेंसी है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फोर्स अंदर ही अंदर डेवलप करा रहा होगा, ताकि सारी की सारी चीज़ें मूव कर जाएं, हो जाएगा अपना काम। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग हवा में बॉल रखते हैं, ठीक है, उसको छोड़ते हैं तो बॉल कहाँ जाएगा? अट्रैक्शन और रिपल्शन तो वही हो नहीं, गया। अट्रैक्शन रिपल्शन अलग चीज़ है। ठीक है, मान लो हम लोग बॉल हवा में रखे, ठीक है, उसको छोड़े तो कहाँ जाएगा? पहले अच्छा नीचे जाएगा। क्यों जाएगा नीचे? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। मूव करने का क्या क्या क्या? हाँ चंदन बोलो। होने के लिए जगह मिल रहा है उसको नीचे, जिधर उसको मूव करने के लिए जगह मिल रहा है नीचे। जिधर उसको मूव करने के लिए, तो मूव करने के लिए जगह तो दाएं बाएं भी था, दाएं बाएं क्यों नहीं गया? ऊपर भी जा सकता था। फोर्स उसको लग रहा है नीचे। हाँ, तो फोर्स जो है वो बाद में आया। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी सिस्टम हमेशा लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करेगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली फोर्स वर्क कर रहा है बट लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ मूव करेगा। तो जो बॉल को हम लोग हाइट पे रखे थे तो हायर पोटेंशियल एनर्जी था, जब वो नीचे जाता तो उसको लोअर पोटेंशियल एनर्जी मिलता। तो हायर से लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाने का ये जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप होगा। और वो अपने आप क्यों हो रहा है? क्योंकि नेचर में कुछ फोर्सेस हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम लोग उसको भले ही ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो अपना एक नाम दे दे ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब नेचर में एक कोई नेचुरल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा था जो उस बॉल को हम लोग को नीचे की तरफ मूव कराने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के प्रोसेस जो नेचर खुद कराते हैं, उस तरह के प्रोसेस को हम लोग आराम से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोल सकते हैं। तो फोर्स नेचर में खुद ब खुद वर्क कर रहा होता है। ठीक है, और जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू 10 के बराबर आया ना भाई, मेज़र किए ना हम लोग, हाँ तो जैसे कैसे 10 के बराबर मेज़र किए होंगे? तो ऐसा सोच सकते हैं शायद कि जैसे मान लो बॉल नीचे आ रहा था, ठीक है, और हम लोग बॉल को होल्ड करके रखे हुए हैं, उसको नीचे नहीं आने दे रहे, तो बॉल कैसे हवा में होल्ड रहेगा? तो जितने फोर्स उसको नीचे आना है, जितने फोर्स से नीचे आना उतना ही फोर्स हम लोग लगा के रखेंगे तभी तो रुकेगा। उससे अगर कम फोर्स लगाएंगे तो बॉल नीचे चला जाएगा, अगर ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो बॉल ऊपर चला जाएगा। तो बैलेंसिंग कब हुआ? तो हम लोग जब एक्सटर्नल फोर्स 10 मीटर पर सेकंड वाले पार्ट के हिसाब से लगाए, मतलब जैसा सब्सटेंस था उसके हिसाब से mg के बराबर फोर्स लगाए, तो बैलेंसिंग हुआ। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नेचुरल फोर्स है या नेचुरल प्रेशर है। उसको मेज़र कैसे किए? तो उसके बराबर का हम लोग एक्सटर्नल फोर्स एक बैलेंसिंग के लिए डाले। तो जहाँ पे बैलेंसिंग हो गया, हाँ भाई यहाँ पे हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू निकल के आ गया। समझ आया? यस सर। चलो ओके, नोट करो भाई, डेफिनेशन नोट करो दोनों। तो कोचिंग कब से खुलेगा? क्या बोल रहे हैं? कोचिंग कब से खुलेगा? मोदी सरकार हमको लेटर भेजा है, जैसे ही लेटर पहुंचेगा तो बता देंगे। और पीएम ऑफिस है ना, तो उससे एक लेटर आने वाला है, अभी उधर से भेजा ही है कल। 3 तारीख को भेजा था, तो कितना 3 तारीख परसों था ना, परसों भेजा था, तो 1-2 दिन में पहुंच जाएगा, तो हम बता देंगे। ठीक है, ठीक है। कोचिंग कब तक खोलेगा? अब न्यूज़ में आ रहा है कि कोचिंग और स्कूल्स वगैरह सब नहीं खुलेंगे, तो हम क्या अलग से डिसाइड करेंगे क्या? गजब नालायक आदमी है भाई। नहीं सर, हम लोग किसी एक जगह पे चालू कर सकते हैं, किसी को नहीं पता चलेगा। क्या? नहीं पता चलेगा। हम लोग के यहाँ पे लॉकडाउन लिफ्ट कर दिया गया। पता नहीं भाई, मतलब लॉकडाउन तो यहाँ भी ख़त्म हो गया, लेकिन एक्चुअल में मतलब स्कूल कॉलेजेस अभी नहीं शुरू कर सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस कोचिंग कोई भी पब्लिक गैदरिंग अभी नहीं कर सकते, कहीं भी रेड जोन ग्रीन जोन कहीं नहीं कर सकते। और मान लो कोचिंग खुल भी गया तो भी इंटरसिटी ट्रैवलिंग अलाउड अभी नहीं है। तो इंटरसिटी नहीं है तो जो लोग मान लो भागलपुर में फंसे हो थोड़े ना आ पाएंगे यहाँ पे। अमृत है साहिबगंज में फंसा हो थोड़े ना आ पाएगा, उधर ही रह जाएगा बेचारा। हेलीकॉप्टर से आ जाएगा। तो अमृत को हम लोग छोड़ के क्लास शुरू कर देंगे। हाँ भाई अमृत, ठीक है। अमृत आ जाएगी सर, कोई टेंशन नहीं। तो उसका ऑनलाइन क्लास चलेगा। देखते हैं, अभी पहले लॉकडाउन खुलने का नोटिस आने दो।
चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या हो सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। एक काम करो, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला तो अभी नोट कर लो। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू CRT होता है, जहाँ पे T वाला पार्ट टेम्परेचर है केल्विन स्केल में, R वाला पार्ट बचपन से मालूम है तुम लोगों को गैस कांस्टेंट। और एक चीज़ का ध्यान रखना, गैस कांस्टेंट में हम लोग यूनिट के हिसाब से काम करेंगे। अगर कोई यूनिट नहीं दे रखा तो ATM वाला पार्ट 0.0821 लेके चल सकते हैं। और C वाला पार्ट अपना मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये फॉर्मूला ढंग से ध्यान रखना, पाई इज इक्वल टू CRT। नेक्स्ट क्लास में इस फॉर्मूले के ऊपर 1-2 क्वेश्चंस करेंगे और इससे रिलेटेड 1-2 और टाइप के क्वेश्चंस और कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद आराम से आगे काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताओ, तुम लोगों में से कितने लोगों को जो हम लोग का टेस्टिंग पोर्टल है ऑनलाइन मेगा एग्जाम्स वाला, उसका ID पासवर्ड नहीं मिल रखा है? अपना हाथ रेज करो। कितने लोगों को ऑनलाइन टेस्टिंग पोर्टल का लॉगिन ID पासवर्ड नहीं मिल रखा है? आशुतोष को नहीं मिला है, अंकुर विशाल को नहीं मिला है, और कोई? तुषार को नहीं मिला है। और हम लोग का एक ऑनलाइन एग्ज़ाम पोर्टल भी है, उसका लॉगिन ID पासवर्ड तुम्हारे पास होगा तभी तुम लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे। इनफैक्ट हम लोग वहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन के लिए भी चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। तो जिन लोगों के पास वो लॉगिन ID पासवर्ड है वो लॉगिन करके आराम से वहाँ पे चैप्टर वगैरह प्रैक्टिस करो। उसका ऐप भी हम लोग का बन जाएगा। अभी हम लोग केवल वेब वर्जन पे थे, मतलब तुम्हारे फ़ोन में तुमको गूगल को क्रोम के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा, बट हम लोग ऐप भी बनवा लेंगे। 2-3 दिन के अंदर ऐप बन के आ जाएगा, तो उसके बाद तुम लोग ऐप में भी डायरेक्टली ये काम कर सकता है। तो जो 3 लोग हैं वो तीनों लोग आज 8 बजे के बाद एक बार हमको कॉल करना, तब तुम लोग का ID पासवर्ड तुम लोग के ये नंबर पर मैसेज कर देंगे। अगर कॉल नहीं करेगा तो फिर हम नहीं करने वाले काम, ठीक है? यस सर। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। क्लास का शेड्यूल थोड़ा ध्यान रखना, कुछ लोग 3:30 बजे आने की ट्राई में थे। क्लास तुम लोग का चेंज हो गया, 3 बजे से क्लास शुरू होगा, 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक। पहला क्लास 1 घंटे 25 मिनट, फिर 10। हाँ तुषार बोलो, विदाउट है क्या? अच्छा नहीं, तुमको ID पासवर्ड चाहिए? हाँ ID पासवर्ड चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय।